नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगीर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन पिछली कक्षा में संधि का परिचय देख चुके थे और हमने देखा था कि संधि किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि के नियम कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार की संधियां होती हैं, इन पर अपन चर्चा कर चुके थे। तो हमने कहा कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन पर अपन चर्चा भी कर चुके थे दोस्तों। 6 जोड़े बनाए थे और उन 6 जोड़ों में से अपन ने 3 संधियों का निर्धारण करा था। एक बार वापस देखते हैं। हमने कहा था कि स्वर का स्वर के साथ योग होगा, स्वर का स्वर के साथ योग होगा। फिर हमने कहा था कि स्वर का व्यंजन के साथ योग होगा। फिर हमने कहा था कि व्यंजन का स्वर के साथ योग होगा और फिर हमने कहा था व्यंजन का व्यंजन के साथ योग होगा। फिर हमने कहा था कि विसर्ग का स्वर के साथ योग होगा और फिर हमने कहा था विसर्ग का व्यंजन के साथ योग होगा। इस प्रकार अपन ने 6 जोड़ों का निर्धारण किया था और उनसे 3 संधियों को निकाला था। तो हमने कहा यदि स्वर का स्वर के साथ योग होता है तो वो जो संधि बनेगी वो कौन सी है, स्वर संधि। चर्चा कर चुके थे दोस्तों। फिर हमने कहा था यदि स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ और व्यंजन का व्यंजन के साथ यदि योग होता है तो वो जो संधि बनेगी वो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और फिर इसके बाद हमने देखा था यदि विसर्ग का स्वर के साथ और विसर्ग का व्यंजन के साथ योगी योग होता है तो कौन सी संधि, वो बनेगी कौन सी, विसर्ग संधि। दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल नहीं होता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है विसर्ग शब्द के अंत में लगाया जाता है, पहले नहीं लगाया जाता। इसी कारण ध्यान रखेंगे विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल नहीं होता है। और अपने पास आ चुकी है अब कितनी संधियाँ, 3 संधियाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि, व्यंजन में विकार या परिवर्तन होता है व्यंजन संधि और विसर्ग की वजह से यदि विकार या परिवर्तन होता है तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। चलते हैं दोस्तों आगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन कौन सी संधि पर, स्वर संधि पर। तो सुने ध्यान से, सबसे पहले चर्चा करने वाले अपन स्वर संधि पर। और स्वर संधि की परिभाषा के बारे में यदि चर्चा करें तो सीधा तो अपन ये कहेंगे यदि 11 स्वरों का 11 स्वरों के साथ मेल होता है तो वो कौन सी संधि है, स्वर संधि। बात समझ में नहीं आई होगी, विस्तार से बताऊंगा अभी। सुने, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस संधि में स्वर में विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वो कौन सी संधि है, स्वर संधि है। सुने दोस्तों, नंबर 1 है अपनी स्वर संधि। स्वर संधि सीधा कहेंगे कि स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर का स्वर के साथ मेल कौन सी संधि कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। स्वर का स्वर के साथ मेल कौन सी संधि कहलाएगा, स्वर संधि। इसका मतलब तो क्या हुआ, स्वर कितने हैं, 11, ये स्वर भी कितने हैं, 11, और इन 11 का 11 के साथ योगी कौन सी संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर मतलब ये भी कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर, और ये जो है ये भी कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर। अब स्वरों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 11 आ गई। अर्थात कोई भी स्वर, ये भी कोई भी स्वर यदि आपस में योग करते हैं तो जो हो विकार उत्पन्न होगा वो कौन सी संधि कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। मतलब इसका मतलब तो हुआ ये 11 स्वर, इन 11 स्वरों के साथ क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 11 11 कितने हो गए, 121। तो अपने पास कितने जोड़े आए दोस्तों, 121 जोड़े। और इन 121 प्रकारों को अपन किस में समाहित करेंगे, 5 प्रकारों में समाहित करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। लेकिन दोस्तों अपना काम यह नहीं है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, अपन को देखना ये है कि स्वर संधि के 5 भेद ही क्यों होते हैं, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हमने कहा कि यदि कोई भी स्वर के साथ योग करता है तो उसे कौन सी संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी योग करेगा तो उसे स्वर संधि के नाम से जाना जाएगा। फिर बोल रहा हूँ कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी क्या करता है, योग करता है। जैसे हमने ये तो कहा कोई भी स्वर हो सकता है 11 में से, इधर भी कोई भी स्वर हो सकता है। ये
इसके साथ क्या करेगा, योग करेगा। तो हमने कहा कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी क्या करता है, योग करता है। शेष अन्य स्वरों के साथ भी क्या करता है दोस्तों, योग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 + 11 अर्थात 11 स्वर 11 स्वरों के साथ योग करेंगे तो 11 × 11 बराबर कितने प्रकार आ गए, 121 प्रकार आ गए। अब देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11। अब ये किस प्रकार योग करते हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैंने बात जो कही है उसे समझना कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी क्या करता है, योग करता है। और स्वर कितने हैं दोस्तों, 11। देखते हैं कौन कौन से। हमने कहा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। सुनना दोस्तों, हमने कहा है कि प्रत्येक स्वर अपने स्वयं के साथ साथ अन्य स्वरों के साथ भी क्या करेगा, योग करेगा। अब सुने, स्वरों की संख्या 11 है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने कहा है कि प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ दूसरे स्वरों के साथ शेष जो स्वर हैं उनके साथ योग करेगा। इसी बात से अपन जोड़े बनाना प्रारंभ करते हैं। सुने, स्वर संधि के जो 5 भेद है उनको यहाँ इस ट्रिक के माध्यम से निकाल कर लेकर आने वाले हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने कहा कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ योग करेगा। जैसे यदि मैं चर्चा करूँ ये अ, तो देखो ये अपने आप के साथ साथ, ये अपने आप के साथ साथ, अ का अ के साथ, अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी योग करेगा। फिर मैंने कहा ये आ के साथ, तो फिर मैंने यूँ कहा ये अ के साथ, और फिर मैंने यूँ कहा ये इस आ के साथ। देखो बात क्या हुई, हमने कहा कि प्रत्येक स्वर अपने आप से योग करेगा और अपने आप के साथ साथ दूसरे स्वरों के साथ भी क्या करेगा, योग करेगा। स्वयं के साथ साथ दूसरे स्वरों के साथ क्या करेगा, योग। ये अपने साथ योग कर रहा है, फिर ये अपने अलावा दूसरे स्वर के साथ, ये आ के साथ, फिर ये अ के साथ, और फिर ये स्वयं के साथ। अर्थात ये अ का योग आ के साथ हुआ और फिर आ का योग भी किसके साथ हुआ, अ के साथ हुआ। जब चारों कंडीशनें अपन ने देखी, अ प्लस अ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ। अ प्लस आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ। और आ प्लस अ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ। और आ प्लस आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ। अपन ने क्या कहा था कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी क्या करेगा, योग करता है। तो हमने कहा अ के साथ, अ के साथ, आ के साथ, और अ के साथ, और आ के साथ। तो इस प्रकार इसने इसके साथ क्या किया, योग। कैसे भी योग किया, लेकिन उत्तर के रूप में अपने पास क्या आया, दीर्घ आ आया। अपने पास क्या आया, आ और आ। अर्थात आ के साथ मिलन कर रहा है, अ के साथ मिलन कर रहा है। ऐसी कंडीशन सबके साथ भी होगी। ये ई, देखिए दोस्तों, ये ई स्वयं के साथ योग करेगा और अपने साथ साथ इसके साथ भी योग करेगा, और ये ई भी इसके साथ योग करेगा। देखो यहाँ भी कंडीशन, ये ई प्लस ई तब भी बड़ी ई, ये ई प्लस बड़ी ई तब भी बड़ी ई, और ये बड़ी ई प्लस ये ई तब भी बड़ी ई, और ये बड़ी ई प्लस बड़ी ई तब भी क्या आएगा, बड़ी ई आएगा। बात समझना दोस्तों, ये इसके साथ मेल कर रहा है। सेम ऐसे ही ये ऊ स्वयं के साथ साथ दूसरे स्वरों के साथ भी मेल करेगा, और ये भी इसके साथ साथ दूसरे स्वरों के साथ मेल करेगा। जैसे ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये ऊ प्लस बड़ा ऊ तब भी बराबर बड़ा ऊ, ये ऊ प्लस छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ, और ये ऊ प्लस बड़ा ऊ तब भी बराबर बड़ा ऊ। हमने क्या कहा कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी क्या करता है, योग करता है। इन तीनों ही कंडीशनों को जब अपन ने देखा तो यहाँ सब जगह क्या आ रहा है, आ के साथ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, आ। ई के साथ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई। और ऊ के साथ योग करेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अर्थात इस सीधी सादी सारणी को अपन और भी सीधे ढंग से लिख सकते हैं यदि अपन चाहें। सुने दोस्तों, ये आराम से समझने वाली चीज़ें हैं। सुनना, हमने इनको इतने विस्तार से लिखा, तुम चाहें तो इन्हें सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि आ प्लस आ बराबर तब भी क्या होगा, आई होगा। बात समझना, यहाँ भी लिख दें ई प्लस ई
ई बराबर तब भी क्या होगा, बड़ी ई होगा। और यहाँ भी लिख दें ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर तब भी क्या होगा, बड़ा उई होगा। हमने क्या देखा कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य स्वरों के साथ भी योग करता है। अर्थात हमने यहाँ क्या कहा है, यदि आ प्लस आ, यदि आ अपने समान स्वरों के साथ, यदि ई अपने समान स्वरों के साथ और यदि ऊ अपने समान स्वरों के साथ यदि योग करता है तो वह कौन सी संधि होगी, वह दीर्घ संधि होती है। देखिए दोस्तों, आ ई ऊ ये सारे के सारे आपस में मिलकर क्या हो रहे हैं, दीर्घ हो रहे हैं। अपनी परिभाषा यहीं से बनती है, जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। जहाँ समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यदि आ ई ऊ समान स्वरों के साथ मेल करेंगे तो जिस संधि का निर्माण होगा वह कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। मैं एक बार आपको पांचों संधियों के प्रकारों को दिखा रहा हूँ, जब इन्हें देख लेंगे उसके बाद अपन उदाहरणों और इसके वापस नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। सुने दोस्तों, तो हमने क्या देख लिया कि आ ई और ऊ आपस में क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। आप चाहे तो दोस्तों इनका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, क्योंकि कौन सी संधि का उदाहरण आ गया अपने पास, दीर्घ संधि का उदाहरण आ गया। अर्थात ये छोटा छोटे के साथ मेल करे चाहे छोटा बड़े के साथ मेल करे। देखो बात समझना, ये छोटा छोटे के साथ मेल करे चाहे ये छोटा बड़े के साथ मेल करे, ये बड़ा छोटे के साथ मेल करे चाहे ये बड़ा बड़े के साथ मेल करे, आना तो क्या है अपने पास वापस बढ़ाइए। अर्थात जहाँ बड़ा रूप बन जाता है समान स्वरों से वह दीर्घ संधि है। ये ई का ई के साथ मेल हो चाहे ई का बड़ी ई के साथ मेल हो, चाहे इस ई का छोटी ई के साथ मेल हो चाहे बड़ी ई के साथ मेल हो, होना तो क्या है, बड़ा ई। यहाँ ऊ का ऊ के साथ या ऊ का बड़े ऊ के साथ, इस बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ या फिर बड़े ऊ के साथ, होना तो क्या है, ऊ। हमने सीधा कहा जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं कौन सी संधि कहलाएगी, दीर्घ संधि। अर्थात ध्यान रखेंगे, ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई बाज़ार में यदि जाते हैं तो पैसे कौन देगा, डायरेक्ट बड़ा भाई देगा। या यूँ कह दे अपन दोस्तों कि दो, एक छोटा और एक बड़ा है तो जिम्मेदारी किसकी होती है, बड़े की होती है। अर्थात किसी भी कंडीशन में रूप कौन सा बन के आएगा, बड़ा ही बन के आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, तो अपन ने कौन सा रूप देखा, दीर्घ संधि का रूप देखा। चलें दोस्तों आगे सुने, ये तो अपन ने देख लिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा री, तो हम कहें दोस्तों कि बड़ी री जो होती है वो मूल भाषा अर्थात संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती है। इस कारण अपन यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊँगा तब इसके उदाहरण ज़रूर बता दूंगा, वो अलग बात है। चलें दोस्तों सुनना, आगे चर्चा करें। यदि तो हमने कहा अ का आ के साथ मेल हो गया, ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ, ये अपन ने पहली संधि देखी दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा यदि ये आ, ये आ, यदि आ मिलकर के, यदि आ मिलकर के इस ई के साथ मेल करेंगे, यदि आ मिलकर के इस ई के साथ मेल करेंगे तो जो बनेगा वह कौन सा रूप बनेगा, ए। देखो इस आ का यदि ई के साथ मेल होता है तो क्या बनेगा, ए। इस आ का यदि ऊ के साथ मेल होता है तो क्या बनेगा, ओ। और यदि इस आ का इस री के साथ मेल होता है तो जो रूप बनेगा वो क्या है, अर। समझना बात को, हमने कहा है यदि आ ई के साथ मिलेगा तब भी ए ही बनेगा, यदि आ इस ऊ के साथ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, और यदि आ इस री के साथ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, अर बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं कहूँ ये आ, ये आ प्लस ई, अब देखो ये आ प्लस ई, मैंने कहा ये आ प्लस ई तब भी क्या बनना है, ए। मैंने कहा ये आ प्लस ई तब भी क्या बनना है, ए। मैं कहूँ ये आ प्लस ई तब भी क्या बनना है, ए। और मैं कहूँ आ प्लस बड़ी ई तब भी क्या बनना है, ए। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। अर्थात आ प्लस ई यदि मेल करता है तो जिसका निर्माण होगा वो क्या होगा, ए। यदि आ का योग ऊ के साथ होता है तो जिसका निर्माण होगा वो क्या होगा, ओ। और यदि आ का निर्माण
आ का मेल यदि री के साथ होता है तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, अर। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। ये जो रूप बनकर अपने सामने आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये कौन सी संधि का उदाहरण है अपने पास, डायरेक्ट गुण संधि का। कौन सी संधि का, गुण संधि का। बात समझना, यदि आ का मेल ई उ और री के साथ होता है तो इनके मेल से क्रमशः ए ओ अर रूप बन के आता है। ऐसा कौन सी संधि कहती है, गुण संधि कहती है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। हमने कहा इसके अलावा यदि ये आ इस ए आई के साथ मेल करता है और यदि ये आ इस ओ औ के साथ मेल करता है तो हमने कहा जब आ का मेल ए आई के साथ होगा तब भी क्या बनेगा, आई। और इस आ का ओ औ के साथ मेल होगा तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा। ये दोनों कंडीशन दोस्तों अपने सामने आई है। ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो अपन ने 3 संधियां देखी है। यदि अ का मेल ई उ और री के साथ होता है तो गुण संधि है, और यदि इस अ का मेल ही ए आई ओ औ के साथ होता है तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अपन ने कितनी संधियां देख ली है, 3 संधियां अपन ने देख ली। आगे चर्चा करते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। चले आगे, सुने। आगे देखते हैं अपन। यहाँ तक तो अपन ने देख लिया, मोटा मोटा समझा रहा हूँ अभी, फिर बाद में बारीक बारीक देखेंगे। सुने, हमने यहाँ तक तो मेल करवा दिया, लेकिन अब उसके बाद आता है ई। सुने, यदि मैंने कहा दोस्तों ई के बाद में यदि असमान स्वर है, असमान स्वर, तो ये ये में बदल जाता है। ये ई क्या बदल जाता है, ये में। और ये बाद में जो असमान स्वर होगा इसके नाम की क्या लग जाएगी, मात्रा। समझना, यदि ई के बाद में असमान स्वर होता है तो ई तो ये में बदल जाएगा, और इस असमान स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी दोस्तों, मात्रा लग जाएगी। आगे देखते हैं। फिर हमने कहा ये ऊ, इसके बाद भी यदि असमान स्वर होगा तो ये ऊ जो है ये बदल जाएगा किसमें, व में, और इस असमान स्वर की क्या लग जाएगी दोस्तों, मात्रा लग जाएगी। और फिर लास्ट में देखा ये री, और री के बाद में यदि असमान स्वर होगा तो इस री के नाम, ये री किसमें बदल जाएगा, र में, प्लस इस असमान स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। अर्थात ई ऊ और री के बाद में यदि असमान स्वर आता है, यदि ई ऊ और र के बाद में, री के बाद में असमान स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। ऐसा कौन सी संधि कहती है, यण संधि कहती है। ऐसा कौन सी संधि कहती है, यण संधि कहती है। ऐसा कौन सी संधि कहती है, यण संधि कहती है। हमने कहा यदि ई के बाद में असमान स्वर होगा तो ई ये में, ऊ के बाद में असमान स्वर होगा तो ऊ व में, और री के बाद असमान स्वर होगा तो री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाता है। यदि ऐसा परिवर्तन होता है तो कौन सी संधि बनेगी, यण संधि। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया, चलते हैं आगे और लास्ट और देखते हैं। सुने, 2 बार समझाऊंगा प्रत्येक चीज़ को। अब सुने, हमने कहा अब बचा अपने पास ए आई। हमने कहा ए, यदि ए के बाद में असमान स्वर हुआ, असमान स्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए के बाद में ए के समान स्वर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी 10 स्वर है वो कोई से भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये बदल जाएगा किस में, आई में, प्लस इस असमान स्वर की क्या लगेगी, मात्रा। फिर हमने कहा आई, इसके बाद भी असमान स्वर हुआ तो ये आई जो है ये बदलेगा किसमें, आए में, प्लस असमान स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। फिर हमने कहा ये ओ, इसके बाद में असमान स्वर हुआ तो ये ओ किस में बदलेगा, औ में, और असमान स्वर की क्या लगेगी, मात्रा। फिर हमने कहा ये औ, इसके बाद में यदि असमान स्वर हुआ तो ये औ किस में बदलेगा, आव में, और इस असमान स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। देखो हमने क्या कहा, ए के बाद में असमान स्वर तो ए बदलेगा आई में, और असमान स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। आई के बाद असमान स्वर तो आई बदलेगा काई में,
आई में और असमान स्वर की क्या लगेगी मात्रा, और ओ के बाद में असमान स्वर हो तो ओ किस में बदलेगा, औ में, और असमान स्वर की क्या लगेगी मात्रा, और औ के बाद में असमान स्वर हो तो औ किस में बदलेगा, औ में, और असमान स्वर की क्या लगेगी मात्रा। ये जो चारों कंडीशनें बनी, इन चारों ही कंडीशनों में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी दोस्तों, वो होगी अयादी संधि। कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। मैंने आपको ये सब चीज़ें मोटी मोटी समझाई है। देखो दोस्तों कि आ का, ई का, उ का यदि समान के साथ मेल होता है तो वो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। यदि आ का, ई उ री के साथ मेल होता है तो कौन सी संधि है, गुण संधि। यदि आ का ए ऐ ओ के साथ मेल होता है तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। फिर हमने कहा यदि ई उ और री क्या असवाल स्वर के साथ मेल होता है तो इनके स्थान पर य व र आ जाते हैं, कौन सी संधि, यण संधि। और हमने कहा यदि ए ऐ ओ औ का असमान स्वरों के साथ मेल होता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय औ आव आ जाते हैं, कौन सी संधि, अयादी संधि। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन पूरे डायग्राम को एक साथ अपन देखेंगे। तो चलें दोस्तों आगे चलते हैं, सुने। अब हमने कहा है यहाँ से प्रश्न उठाएंगे, सुने। पांचों संधियों पर अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, और फिर एक एक चीज़ को अपन विस्तार से देखेंगे। सुनना, पांचों संधियों के बारे में अपन ने मोटी मोटी चर्चा की है। हमने कहा कि पहली संधि अपने पास कौन सी, स्वर संधि, सॉरी दीर्घ संधि। फिर दूसरी संधि थी अपने पास कौन सी, गुण संधि। तीसरी संधि थी अपने पास कौन सी, वृद्धि संधि। चौथी संधि थी अपने पास कौन सी, यण संधि। और पांचवी संधि थी अपने पास कौन सी, अयादी संधि। समझना दोस्तों, प्रश्न कैसे बनेगा उस पर चर्चा करने वाले हैं, फिर मैं बहुत विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि आ हो, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि आ हो तो तीन संधियाँ होने के चांसेज है। कौन कौन सी, दीर्घ में भी आ होती है, गुण में भी आ होती है, और वृद्धि संधि में भी क्या होती है, आ होती है। अब देखो स्वर कितने हैं अपने पास, 11। जिस प्रकार स्वर ऐसे चलेंगे उसी प्रकार स्वर ऐसे भी चलेंगे। ये बीच में प्लस का निशान, समझना दोस्तों। आज जो ही खत्म होगा उसके बाद अगला स्वर क्या आता है, ई। तो हमने कहा ये ई के बाद में क्या आता है, उ, ये उ, और इसके बाद में क्या आता है, री, ये री। समझना दोस्तों, री जो ही खत्म होगा उसके बाद में क्या आता है, आई, ए और आई। तो हमने कहा ये ए, आई, और ये ओ और औ। स्वरों की संख्या पूरी हो गई दोस्तों। अब समझना, ये बीच में प्लस का निशान और ये प्लस का निशान। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि है तो तीन संधियाँ होने के चांसेज होंगे। दीर्घ हो सकती है, गुण हो सकती है, और वृद्धि हो सकती है। देखो यण में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ री है, और अयादी में ए ऐ ओ औ है। तो दिमाग नहीं लगाना, प्रश्न को देखकर अपने दिमाग में बनना चाहिए। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि है तो तीन संधियाँ होने के चांसेज होंगे, दीर्घ, गुण और वृद्धि। जिस प्रकार ये स्वर ऐसे चलें उसी प्रकार ऐसे भी चलेंगे। ये यहाँ आ जो ही खत्म होगा क्या आ जाएगा, ई, उ, और ये री खत्म होगा जो ही क्या आएगा, ए ऐ और ओ और औ। अब दोस्तों 11 स्वर तो समाप्त हो गए, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, असमान स्वर। यहाँ भी क्या लिख देंगे, असमान स्वर। अब देखो दोस्तों, हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी अ हो तो फाइनल कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अब समझना बात को। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ हो लेकिन द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ और री हो तो फाइनल कौन सी संधि, गुण संधि। और हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ए ऐ ओ हो तो फाइनल कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अब देखो दोस्तों, अपन को दिमाग नहीं लगाना, अपन को देखना है। यदि प्रश्न बनता है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि है तो कितनी संधियाँ होंगी, तो देखो दोस्तों यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ नहीं है तो अपना दिमाग चलना चाहिए तीन संधियों में। अब दो तो अपन ने साइड में कर दी, कितनी बची, तीन। अब अपन को देखना है द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। अब देखो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि हुआ
तो फाइनल एक आंसर आएगा कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। एक झटके में निकाल दी। यदि ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा कि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ ऊ और रि है, तो फाइनल है दोस्तों तीन में से एक आंसर आएगा कौन सा, गुण संधि। और यदि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ए आई ओ औ है, तो फाइनल है कौन सी संधि, वृद्धि संधि। समझ में आई बात। आगे चलते हैं। अब देखो यण संधि। यदि प्रश्न पूछता है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ ऊ और रि हो तो कितनी संधियां होने के चांसेज होंगे, एकमात्र संधि है कौन सी, यण संधि। देखो दोस्तों कहीं पर भी नहीं है ये ई उ ऊ और रि, कौन संधि में, यण संधि में। तो एक बार में आंसर निकलेगा यण संधि। लेकिन यहाँ पर अपन दो प्रश्नों का निर्माण करेंगे दोस्तों, समझना। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ ऊ और रि हो तो कितनी संधियां होने के चांसेज होंगे, दो। कैसे दोस्तों, एक होगी दीर्घ संधि और एक होगी यण संधि। क्यों, क्योंकि दीर्घ संधि का दूसरा जोड़ा भी होता है। देखो दोस्तों दीर्घ संधि का दूसरा जोड़ा भी होता है। एक होता है ई धन ई बराबर क्या होगा, बड़ी ई। फिर दूसरा जोड़ा होता है ऊ धन ऊ बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ। अब देखो दोस्तों तो बात समझ में आ रही होगी। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ ऊ और रि है तो कितनी संधियां होने के चांसेज होंगे, दो संधियां, एक तो यण संधि और दीर्घ संधि। अब इधर देखेंगे यदि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी ई है तो फाइनल है कौन सी, दीर्घ। और यदि असमान स्वर है तो यण संधि। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ऊ है तो कितनी संधियां होने के चांसेस, दो, या तो दीर्घ संधि या फिर यण संधि। देखो या यण संधि। लेकिन यदि द्वितीय शब्द का पहला वर्ण असमान स्वर है तो फाइनल है कौन सी, यण संधि। और यदि बात करें अपन संस्कृत के हिसाब से तो यह री प्लस री बराबर बड़ी री भी होता है। तो हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि री हो तो दो संधियां होने के चांसेस यण और दीर्घ। लेकिन द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी री हुआ तो फाइनल कौन सी, दीर्घ। और यदि असमान स्वर हुआ तो फाइनल है कौन सी, यण संधि। और लास्ट में बच रहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए आई ओ औ हो तो फाइनल है दोस्तों एकमात्र संधि होती है और वो कौन सी संधि है, अयादी संधि। यहाँ पर अपन चर्चा एक और कर लेते हैं साथ के साथ ही, सुने फिर एक साथ समझा दूंगा मैं आपको। यदि शब्द में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है, शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। दीर्घ मात्रा विधान कैसा, ये देखो दोस्तों समझना। मैंने यहाँ लिखा है दीर्घ मात्रा विधान। ये आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा और ये बड़ी री की मात्रा। यदि ऐसा विधान दिखाई दे तो कौन संधि, दीर्घ संधि। फिर हमने कहा यदि शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर दिखाई देता है तो कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण संधि होगी। यदि किसी शब्द के बीच में दो मात्रा विधान दिखाई देता है, कौन सी, ये आई की मात्रा और ये औ की मात्रा, दो मात्रा विधान दिखाई देता है तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। और यदि किसी शब्द के बीच में य और व के पहले आधा वर्ण, या व र के पहले आधा वर्ण दिखाई देता है तो फिर कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण संधि होगी। और यदि किसी शब्द में य व के पहले पूरा वर्ण दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, अयादी संधि होगी। ये चार्ट अपने बहुत काम में आने वाला है। ये अपन ने एक डेमो देखा है इन सब का। अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत विस्तार से समझाने वाला हूँ और इसी चार्ट पर अपन चर्चा करेंगे जब अपन पांचों संधियों के रूपों को पढ़ लेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चले आगे, सुने। अब चर्चा करने वाले हैं अपन एक एक पार्ट की, दीर्घ संधि से लेकर अयादी संधि तक। सुने, सबसे पहली आती है अपनी कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। हमने कहा जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और इसके चार बॉक्स बनते हैं, उन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। यदि आ मिलेगा आ से तो जो निर्माण होगा वो भी क्या होगा, आ। यदि ई मिलेगी ई से तो जो निर्माण होगा वो भी क्या होगा, बड़ी ई। और यदि मान लो ऊ ये मिलेगा ऊ से
तो जो निर्माण होगा वो भी क्या होगा, बड़ा ऊ। और मूल भाषा की बात करें यदि संस्कृत की तो वहाँ चलता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं ये री प्लस री यदि मिलेगा तो जो निर्माण होगा वो क्या होगा, बड़ी री। तो ये 4 बॉक्स अपन को याद रखने हैं दोस्तों। ये कौन सी संधि में, दीर्घ संधि में। इसी के साथ एक बॉक्स और देखेंगे अपन। हमने कहा भी था यदि किसी शब्द में आपको दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है, यदि किसी शब्द में आपको दीर्घ मात्रा विधान, ये आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा और ये बड़ी री की मात्रा, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, वहाँ पर भी दीर्घ संधि होती है। अब इसके उदाहरण अपन देखना प्रारंभ करते हैं। सुनना, इसके उदाहरणों को अपन देखेंगे। सुने, शब्द जैसे कवितावली, कवितावली। अब देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमने कहा कविता धन अवली। अब इसे जोड़ेंगे। हमने कहा कि संधि में 2 शब्द होते हैं और 2 शब्दों का प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलन करता है तो प्लस का निशान। हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, अपना नियम नंबर 3 था, यदि शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत न लगा हो तो उसे हमेशा क्या मानेंगे, स्वर। तो देखो कविता, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ से क्या निकली, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यहाँ से क्या निकला, अ। अब अ के साथ मेल कर रहा है तो जो नया प्रोग्राम आ रहा है वो क्या है, आ। अब देखो ता में से आ निकल गया तो त क्या रह गया, आधा। कवित, नया क्या आया यहाँ पर अपने पास में, आ, और अपने पास बच क्या रहा है पीछे, ये वली। देखो तो कवित, आ और वली, इस त में आ के नाम की क्या लगेगी, मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा, कवितावली। हमने कहा है यदि किसी शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है तो वहाँ कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। और देखते हैं दोस्तों, शब्द जैसे नारी धन ईश्वर। देखो नारी धन ईश्वर, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। ई प्लस ई बराबर क्या बनेगा, बड़ाई। कौन सी संधि कहती है, दीर्घ संधि। री में से ई निकल गया तो क्या बचा दोस्तों, र, आधा बचा। नया प्रोग्राम क्या आया, बड़ा ई, और बच क्या रहा है दोस्तों पीछे, स्वर। अब देखो जोड़ेंगे तो र में किसकी मात्रा, ई की मात्रा, ई, पीछे स्वर। शब्द क्या बना, नारीश्वर, नारी के रूप में है जो ईश्वर, और कवितावली, कविता रूपी है जो कतार। अवली का मतलब पंक्ति से लेते हैं। तो देखो यदि किसी शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा विधान देखा है, ये बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। कोई समस्या नहीं है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट लें तो अपन आगे बढ़ेंगे। चलें दोस्तों आगे और देखते हैं। सुने, अगला उदाहरण देखते हैं अपन। शब्द है चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा। अब देखना दोस्तों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या आ रही है, ऊ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ऊ। तो ऊ प्लस ऊ आपस में मेल करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। मुंह में से ऊ निकल गया तो म क्या रह गया दोस्तों, आधा। नया क्या आया, बड़ा ऊ, और बच क्या रहा है, जा। इस म में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो शब्द क्या बन जाएगा, चमूर्जा। हमने कहा है यदि किसी शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है तो वहाँ भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। चमूर्जा अर्थात सेना की ऊर्जा या सेना का जोश। और देखते हैं, ये अपन ने ऊ का उदाहरण देखा। री का देख लेते हैं, ये संस्कृत में चलता है दोस्तों, लेकिन फिर भी अपन एक बार चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा कि मातृ प्लस ऋण। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है यहाँ पर, री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है यहाँ पर, री। तो री प्लस री बराबर क्या बनेगा, ये तो एक छोटा री और एक और लगाई तो क्या बन गया, बड़ा री। त्रि में से री निकल गया तो क्या बचा, केवल मात। नया क्या आया दोस्तों, बड़ा री, और बच क्या रहा है, अणा। इस तरह में बड़े री की मात्रा लगेगी तो शब्द क्या बनेगा,
त्रिमात्रेण, यदि किसी शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। मैं चर्चा कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, हिंदी में बड़ी री नहीं होती है, ये मूल भाषा अर्थात संस्कृत में होती है, लेकिन फिर भी अपन ने उसका उदाहरण देखा है। ये ज़रूरी नहीं है हिंदी में पूछा जाए, केवल समझने की दृष्टि से अपन ने इस पर चर्चा की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आपको इसके उदाहरण लिखा सकूँ। चले दोस्तों आगे, ठीक है। इसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूँ जिन्हें आप अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। सुने दोस्तों, शब्द है जैसे कारावास, शब्द है जैसे कारागृह, शब्द है जैसे सुधांशु, शब्द है जैसे हिमांशु, शब्द है जैसे दिव्यांशु, शब्द है जैसे गीतांजलि, शब्द है जैसे पुष्पांजलि, शब्द है जैसे गीतावली, शब्द है जैसे दीपावली, शब्द है जैसे रत्नावली, आगे देखें और भी शब्द है जैसे प्राध्यापक, शब्द है जैसे प्रार्थी, शब्द है जैसे सतीश, शब्द है जैसे महेंद्र, शब्द है जैसे नदीस, शब्द है जैसे महीश, शब्द है जैसे भूर्जा, शब्द है जैसे गुरूपदेश, शब्द है जैसे लघुत्तर। आगे और भी देखें दोस्तों तो इसके बाद में चर्चा करेंगे। शब्द है जैसे श्रीस, ये सारे के सारे अपन ने उदाहरण देखे कौन सी संधि के? दीर्घ संधि के। और देखते हैं यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें दोस्तों तो एक दो शब्द है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है अपने पास कारावास। देखो कारावास, तुम कहेंगे कि कारावास का जो संधि विच्छेद होगा, कारावास का जो संधि विच्छेद अपन करेंगे ये बनेगा, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, कारा धन आवास। देखो कारा धन आवास, आवास का मतलब अपन लेते हैं ठहराव स्थल से, ठहराव स्थल से। और कारा का मतलब जो कार रूप में है, ऐसा आवास जो कार रूप में है जहाँ रहना कठोर है। कारा का मतलब कठोर या कार रूप में लेते हैं तो काराधन आवास से क्या बन जाएगा? कारावास। ऐसे ये भी बनेगा काराधन आग्रह, कारागृह बन जाएगा। इन सभी शब्दों का आप क्या ले सकते हैं दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ और शब्द लिख दूंगा आपके लिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले दोस्तों आगे। और देखते हैं दोस्तों, शब्द है जैसे पुरावशेष, शब्द है जैसे मुक्तावली, मुक्तावली। इसके बाद में आगे चर्चा करें दोस्तों तो शब्द है अपने पास फणींद्र, शब्द है अपने पास फणीस, शब्द है अपने पास गौरीश्वर। अब देखो दोस्तों, यहाँ अपन चर्चा करने वाले मुक्तावली पर, इंपॉर्टेंट है। इसका संधि विच्छेद होगा मुक्ता धन अवली। देखो मुक्ता धन अवली, जब यहाँ से प्रश्न पूछता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है उसे सुने। यदि उसने पूछा कि मुक्तावली का संधि विच्छेद क्या होगा और अपने सामने 4 ऑप्शन है A, B, C और D, समझना। और उसने ऑप्शन दिए मुक्ता धन अवली, उसने दिया मुक्त धन अवली, उसने लिखा मुक्ता धन आवली और उसने लिखा मुक्त धन आवली।
मुक्तधन आवली। अब देखो इन चारों ही कंडीशन में संधि तो मुक्तावली बनेगी, लेकिन यदि यहाँ बात करें तो इनका अर्थ देखना पड़ेगा। मुक्त और आवली सार्थक शब्द नहीं है, मुक्ता और आवली सार्थक शब्द नहीं है, मुक्त और अवली सार्थक शब्द नहीं है, जबकि मुक्ता और अवली सार्थक शब्द है। क्यों दोस्तों? मुक्ता का मतलब होता है मोती और अवली का मतलब होता है कतार या पंक्ति, अर्थात मोतियों की कतार के रूप में है जो वो क्या कहलाएगी? मुक्तावली कहलाएगी। अर्थात मुक्तावली का मतलब होता है मोतियों की माला। तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर है वो बनेगा ए, क्योंकि ये बन रहा है मुक्ताधन अवली से, अर्थात मोतियों की कतार या रूप में है जो माला मुक्तावली। यहाँ भी अ प्लस अ, देखो दोस्तों बात तो यहाँ भी आ धन अ, यहाँ भी अ धन अ, यहाँ भी आ धन आ और यहाँ भी अ धन आ। इन चारों ही कंडीशनों को यदि देखते हैं तो जो रूप निकल कर आता है वो आई है, ये तो अपन को भी पता है। लेकिन यदि इन चारों में से भी इसका रूप देखें तो पहला बनेगा। क्यों? क्योंकि संधि में शब्दों का सार्थक अर्थ होना भी आवश्यक है, क्योंकि संधि वर्णों के साथ साथ सार्थक शब्दों का मेल भी कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या बनेगा? मुक्ताधन अवली क्या बन जाएगा? मुक्तावली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि अपन आगे आराम से चर्चा करें। चले दोस्तों आगे, ठीक है। एक उदाहरण और भी लिखता हूं। शब्द है सरयूर्मी, शब्द है कपीस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे बढ़ें। तो ये अपन ने कौन सी संधि देखी है दोस्तों? दीर्घ संधि। अपने पास समय की कमी है दोस्तों, इस वजह से आगे की संधियों को भी पढ़ना है तो थोड़ा स्पीड से भी देखेंगे। और ये बहुत सीधी है, मैंने आपके सामने इनके उदाहरण प्रस्तुत किए ही हैं। मैं 4 उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद सारे उदाहरण आपके लिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर अपन ने चर्चा की है कि यदि अ आ प्लस अ आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ और री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाती है। नंबर 2 आती है अपने पास कौन सी संधि? गुण संधि। सुने दोस्तों, गुण संधि। अब गुण संधि क्या कहती है इस पर चर्चा करते हैं। हमने कहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ हो तो 3 संधियाँ होने के चांसेज होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अपन दूसरी संधि पे आए हैं। तो ये भी कहती है कि यदि अ आ के बाद में, गुण संधि का नियम कहता है अपन से, यदि अ आ के बाद में यदि ई उ और री हो तो इनके मेल से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर हो जाता है। ऐसा कौन सी संधि कहती है? गुण संधि कहती है। अर्थात अ आ प्लस ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए। अ आ प्लस उ मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ। और अ आ प्लस री मिलेंगे तो क्या बनेगा? अर। ऐसा कौन सी संधि कहती है? गुण संधि कहती है। यहाँ से अपन उदाहरणों को देखते हैं दोस्तों। सुने, शब्द जैसा कमलेश। कमलेश शब्द है, दोनों रूप दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछा उसने कि कमलेश का संधि विच्छेद क्या होगा, और अपने पास 4 ऑप्शन थे। कमल धन ईस। नंबर 2 कमला धन ईस। नंबर 3 कमल धन ईस। और नंबर 4 कमला धन ईस। अब देखो यहाँ भी बात वही है कि कोई सी भी कंडीशन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ भी निकल रहा है अ आ, ये अ आ, ये अ आ और ये अ आ। यहाँ देखो ये प्लस ये ई कोई भी हो सकता है, ये ई। इन दोनों का मेल कराएंगे तो बात तो एक ही आनी है, क्या बनेगा? ए। लेकिन वो अपन से पूछ रहा है कि कमलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ शब्दों का सार्थक अर्थ होना जरूरी है दोस्तों। कमल का कोई ईस नहीं होता है। कमला यदि है तो ईस हमेशा बड़ा होता है, यहाँ मात्रा छोटी है। कमल धन ईस, कमल और यहाँ ईस कोई शब्द ही नहीं है। और कमला धन ईस, कमला का है जो ईस अर्थात स्वामी, और कमला का स्वामी कौन है? विष्णु।
तो नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, कमला धन ईस। बात समझना दोस्तों, कमला और उसके हैं स्वामी, वो कौन, अर्थात तीसरा अर्थ क्या आ रहा है, विष्णु के लिए आ रहा है। तो इसका संधि विच्छेद करके अपन देखते हैं। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो अपना दिमाग काम नहीं करता है दोस्तों। तो सुने, संधि विच्छेद करके देखते हैं। अपने पास शब्द है जैसे कमला धन ईस। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर आप तो जोड़ना ही बता रहे हो। सुने दोस्तों, 3 संधियों तक मैं आपको केवल और केवल जोड़ना बताऊंगा, लेकिन 3 संधियों के बाद में जो ही अपनी यण संधि प्रारंभ हो जाएगी तो यण संधि से लेकर पूरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तक मैं आपको तोड़ना पहले बताऊंगा, जोड़ना बाद में बताऊंगा। कारण दोस्तों, 3 संधियां मेरी नज़र में यदि सबसे कठिन संधियां हैं तो वो 3 ही हैं। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। क्योंकि यहाँ जब शब्द देते हैं तो अपन को उनका विग्रह करना होता है, और यदि अपने को शब्दों का अर्थ याद नहीं है, अपना शब्द भंडार प्रगाढ़ नहीं है, तो अपन उनको गलत करके आ सकते हैं। बाकी इसके बाद जितनी भी संधियाँ हैं उनको तो अपन नियमों से आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहे दोस्तों। शब्द है कमला धन ईस। देखो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई। आ धन ई मेल करेंगे तो क्या बनेगा, ए। कौन सी संधि कह रही है, गुण संधि। ला में से आ निकल गया तो क्या रहा, केवल ल। तो ये कमल, ल क्या हो गया, आधा। नया क्या आया, ए, और बच क्या रहा है, स। इस ल में किसकी मात्रा, ए की, तो शब्द क्या बनेगा, कमलेश। हमने यही कहा है दोस्तों कि यदि किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। देखो कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, एक की मात्रा, कौन सी संधि है, गुण संधि है। चले दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण की तरफ। जैसे हमने कहा शब्द है अपने पास हर्ष धन उल्लास। देखो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है यहाँ, अ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण उ। अ प्लस उ बराबर क्या बनेगा, ओ। स में से अ निकल गया तो स क्या रह गया दोस्तों, आधा। नया क्या आया, ओ, और बच क्या रहा है, लास। स में किसकी मात्रा, ओ की, तो शब्द क्या बन जाएगा, हर्षोल्लास। हमने क्या कहा, यदि किसी शब्द के बीच में एक मात्रा विधान दिखाई देता है तो कौन सी संधि, गुण संधि। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों और भी। शब्द है जैसे महा धन रिद्धि। सुने ध्यान से, हा में से क्या निकला, आ। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण री। आ धन री बराबर क्या बनेगा, अर। हा में से आ निकल गया तो ह क्या रह गया दोस्तों, आधा। नया क्या आया, अर, और बच क्या रहा है, धी। देखो, ह में अ की मात्रा तो ह क्या हो गया पूरा, र क्या है आधार, पीछे क्या है, धी। जोड़ेंगे तो र कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो शब्द क्या बनेगा, महर्धी। हमने क्या कहा दोस्तों, यदि किसी शब्द के बीच में अर दिखाई दे, ये र ऊपर रहा और यह हमें र, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होती है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इसके और भी उदाहरण लिखा देता हूँ। चलते हैं दोस्तों आगे, सुने इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण है इसके, देखते हैं। शब्द है पर धन उपकार, फल धन उत्प्रेक्षा, ज्ञान धन इंद्रिय, गीता प्लस उपदेश, सधन उल्लास, राका प्लस ईस, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। तो और बनता है अपने पास इसका जो शब्द है वह है माधव धन इंद्र, माधव धन इंद्र। और देखते हैं तो अपन देखेंगे शीत धन ऋतु,
देवधन ऋषि, महाधन ऋषि, अधमधन ऋण, महाधन ऋत्विक, ऋणधन ऋण, ऋणधन ऋण। ये जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों, ये कौन सी संधि के उदाहरण हैं? गुण संधि के उदाहरण हैं। आप इनका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया दोस्तों। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर अपन ने गुण संधि के बारे में चर्चा की है। दो संधियों के बारे में अपन ने देखा है अभी तक। एक कौन सी संधि थी अपनी? एक थी अपनी दीर्घ संधि और दूसरी थी अपनी गुण संधि। बाकी जितनी भी संधियां बची है दोस्तों, कल अपन स्वर संधि के बारे में विस्तार से अपन जो इसके 3 भाग बचे हुए हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।